हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। आई एम आदर्श तिवारी और हम क्या कर रहे हैं इस वीडियो में, तो आपको मालूम है कि इस सीरीज में हम पूरे क्लास 12 मैथमेटिक्स की जो एनसीईआरटी बुक्स है उसके सारे कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। साथ में जो मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं फ्रॉम अदर बुक्स लाइक आर डी शर्मा एंड आर एस अग्रवाल, उनको भी हम पूरे का पूरा सॉल्व कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो भाई देख लो, ये वेलकम कर रहे हैं हम, मतलब मैं कर रहा हूँ, स्टेप अप अकेडमी वेलकम कर रही है। इतना बढ़िया एनिमेशन है तो देखा करो इसको अच्छे से। और चलते हैं आज इस वीडियो में हम क्या कर रहे हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो हम क्या कर रहे हैं भाई, एक्सरसाइज 1.1 का ये पार्ट 3 है। मतलब इससे पहले के दो पार्ट्स में आपने जितने भी क्वेश्चंस थे जिसमें हम क्या करते हैं, आपको मालूम है कि इस पूरे जो एक्सरसाइज है उसमें रिलेशंस मिलते हैं हमें, उनको हमें प्रूव करना रहता है कि भाई ये क्या होंगे, रिफ्लेक्सिव होंगे, ट्रांजिटिव होंगे और सिमेट्रिक होंगे। हाँ, मतलब अगर लाइन से बोलूं तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो वही सारी चीजें प्रूव करते हुए चल रहे हैं। बहुत बढ़िया तरीके से मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। आपको आई होप सब कुछ समझ में आया होगा। नहीं कुछ भी आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आप। ठीक है, चलो अब हाँ, हम आ चुके हैं कहां पर, तो हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो 10 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो इससे पहले आप देख सकते हो, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में भी आप चेक कर सकते हो। अगर आप लोगों को दिक्कत होती है कि प्लेलिस्ट को कैसे सर्च किया जाए, सर वीडियोस आते तो हैं पर मिलते नहीं है, तो मैं बहुत ही जल्द एक वीडियो उसके लिए लेकर आने वाला हूं जहां पर आपको एक एक चीज समझ में आएगी कि कैसे आप सारे वीडियोस को ढूंढ सकते हो। ठीक है, चलो, तो हमने पढ़ लिया था कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होते हैं और सिमेट्रिक रिलेशन क्या होते हैं। और ना जाने क्यों मैं ट्रांजिटिव हर बार दूसरी बार में बोल रहा हूं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। और कोई अगर रिलेशन ये तीनों ही होता है, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो वो होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, मैं एक और बार उसकी डेफिनेशन आपको बताता हूं। रिफ्लेक्सिव का मतलब एवरी एलिमेंट मस्ट बी एसोसिएटेड टू इटसेल्फ, मतलब वो डबलेट वाली जो फीलिंग होती है ना, 1,1, 2,2, 3,3, हर एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में खुद से एसोसिएटेड होना चाहिए, ए आना चाहिए आपके रिलेशन में। ठीक है, वो रिफ्लेक्सिव होता है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नाम से ही समझ में आता है। क्या आता है नाम समझ में, कि अगर भाई 1,2 आ रहा है तो इसका रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर सिमेट्री, इसकी सिमेट्री 1,2 का रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर क्या हो जाएगा, 2,1 भी आना चाहिए रिलेशन में, सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव में क्या है, ट्रांजिटिव में भैया अगर a, b आ रहा है किसी ऑर्डर्ड पेयर में, a, b पर खत्म हो रहा है और कोई दूसरा ऑर्डर्ड पेयर b से स्टार्ट हो रहा है, b, c आ रहा है, तो a, c भी उस रिलेशन में आना चाहिए। इतना ही काफी है। इतना अगर समझ गए तो सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो बहुत आसानी से। अगर इससे पहले की वीडियो नहीं देखोगे तो भी, बट देख लेना, सारे कॉन्सेप्ट आने चाहिए अच्छे से। ठीक है, चलो, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, तो यहां पर बोल रहा है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाय आर इज इक्वल टू पी कॉमा क्यू। सबसे पहली जो लाइन है इसका मतलब समझते हैं। सबसे पहले तो हमसे बोल रहा है भाई कि रिलेशन है आर, रिलेशन का नाम आर है और वो किस पर है, वो रिलेशन किसी एक सेट पर होता है ना। आपको मालूम है रिलेशन जो होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट के सबसेट होता है। तो यहां पर जो सेट है वो क्या है, ए। तो रिलेशन आर जो है वो ए क्रॉस ए पर होगा। ठीक है, वो ए क्रॉस ए पर होगा। तो अब रिलेशन आर ए क्रॉस ए पर है और वो रिलेशन जो है वो क्या है, तो वो बोल रहा है कि वो सारे जो ए सेट है, सबसे पहले तो समझो जो सेट ए है वो किसी भी प्लेन के सारे पॉइंट्स को कंटेन कर रहा है। मतलब मान लो ये एक्स वाई जेड का एक प्लेन है, ठीक है, इसमें जितने पॉइंट्स आ रहे हैं सारे के सारे पॉइंट्स इस सेट ए में आ रहे हैं। जो भी पॉइंट इसमें आएगा वो सेट ए में ऑलरेडी अवेलेबल होगा। तो यहां पर बोला सेट ए है जो कि क्या करता है, सारे पॉइंट्स को कंटेन करता है। ठीक है, अब रिलेशन आर जो है जो कि इस सेट का ही, इस सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही क्या है, सबसेट है, वो ऑर्डर्ड पेयर को कंटेन करेगा। अब कैसे ऑर्डर्ड पेयर को कंटेन करेगा, तो यहां पर बोल रहा है भाई आर इज इक्वल टू पी कॉमा क्यू। तो एक ऑर्डर्ड पेयर है पी कॉमा क्यू जो कि इस रिलेशन में आ रहा है और इस p, q की जो डेफिनेशन है वो क्या है, तो बोल रहा है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट p फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट q फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब कि अगर मैं ग्राफिकली आपको समझाऊं तो ये एक प्लेन है और इस प्लेन पर आने वाले वो सारे पॉइंट्स जिनके जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, जिनका जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो कैसा है, सेम है। ये यहां पर बोलने का मतलब है, मतलब आपने बोला ये p है, ये q है, तो ओरिजिन से अगर डिस्टेंस सेम है मतलब OP और OQ अगर इक्वल हैं, OP और OQ क्या है, अगर इक्वल हैं, तो भाई यहां पर आप क्या बोलोगे कि ये जो दोनों पॉइंट्स है P और Q, इनका ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको अच्छे से?
तो ऐसे जितने भी पॉइंट्स हैं इस प्लेन पर वो सारे के सारे यहां पर इस रिलेशन में आ जाएंगे, ठीक है। जैसे P कॉमा क्यू है, हो सकता है भाई कुछ दूसरा पॉइंट हो R हो, ठीक है, और R कहां पर हो भाई, तो R यहां पर हो, तो उसकी भी डिस्टेंस कैसी हो, P जितनी ही हो, मतलब OP और OR भी कैसे हो, इक्वल हो, तो P कॉमा R भी आ जाएगा इसमें। आ रही बात समझ में? जो भी दो ऐसे पॉइंट्स हैं, जो भी दो ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी भाई डिस्टेंस सेम है, मतलब मैं यहां पर बोलता हूं कि और भी कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे, यहां मैं बोलता हूं ये रहा भैया एक पॉइंट, ये है D, और ये एक पॉइंट है, ये है E। अब ये हो सकता है कि OP के इक्वल ना हो, लेकिन OD और OE इक्वल हो, OD और OE इक्वल होंगे अगर, तो D कॉमा E भी इस रिलेशन में आ जाएगा। मतलब हर वो दो पॉइंट्स जिनकी डिस्टेंस जो है ओरिजिन से इक्वल है, ठीक है, चाहे वो P और Q हो, अगर इन दोनों की डिस्टेंस इक्वल है तो P कॉमा Q आएगा, चाहे D और E हो, जरूरी नहीं कि इन सबकी इक्वल होना चाहिए, D और E की जो डिस्टेंस है वो ओरिजिन से इक्वल होना चाहिए, तो वो इस सेट में आ जाएंगे, इस रिलेशन में आ जाएंगे। बात क्लियर है आपको? आगे क्या बोल रहे हैं उसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, ये जो भैया अपना रिलेशन है P कॉमा Q, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन। तो हर वो पॉइंट जिनकी डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है तो वो क्या आएंगे, इसके अंदर आ जाएंगे। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो यहां पर बोल रहा है भाई कि इसको प्रूव करो कि ये कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस है, ठीक है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन यहां पर प्रूव करना है हमें। और आगे क्या बोल रहा है, फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट P इज नॉट इक्वल टू 0,0। यहां पर ध्यान देना, यहां पर सिर्फ एक पॉइंट की बात कर दी इसने, और ये क्या बोल रहा है कि भाई सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू एनी वन पॉइंट P, किसी भी एक पॉइंट P से रिलेटेड है वो, ठीक है, जहां पर P जो वो ओरिजिन नहीं है, ये बोल दिया साफ साफ, ओरिजिन के अलावा कुछ भी हो सकता है, इज द सर्कल पासिंग थ्रू P विथ ओरिजिन एज सेंटर। तो अब इसका थोड़ा सा ध्यान आप लोगों को देना है कि अगर किसी एक ही पॉइंट से रिलेटेड सारे, या जो यहां पर दो मैंने बनाए हैं ना ऑर्डर्ड पेयर, और भी बना लो, P कॉमा Q, P कॉमा R, P कॉमा A, P कॉमा B, सारे के सारे जो P से रिलेटेड पॉइंट्स होंगे वो फॉर्म करेंगे एक सर्कल को, ऐसा इन्होंने बोला। ये बाद में हमें प्रूव करना है, पहले तो प्रूव करना है कि जो रिलेशन है, ये जो रिलेशन है वो क्या है, वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। चलो, तो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है तो हम थोड़ा सा यहां पर देखते हैं कि हमें बेसिकली क्या चाहिए है। रिलेशन जो हो वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव को चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव को चेक करते हैं भाई। तो रिफ्लेक्सिव के लिए एवरी एलिमेंट मस्ट बी एसोसिएटेड टू इटसेल्फ। अब रिलेशन में जो बात हुई थी, रिलेशन में था भाई कि अगर P कॉमा Q आ रहा है, P कॉमा Q आ रहा है तो इसका मतलब होता है, P कॉमा Q आ रहा है तो इसका मतलब होता है OP इज इक्वल्स टू OQ है। इससे पहले हमने देखा हुआ है कि अगर कि इस रिलेशन में कोई भी दो पॉइंट्स आ रहे हैं तो उनकी जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो कैसी है, इक्वल है, OP इज इक्वल्स टू OQ है। लेकिन अब यहां पर अगर मैं पूछूं आपसे कि रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है, मतलब कि हर एलिमेंट को खुद से एसोसिएटेड होना चाहिए, तो मतलब कि जो हमारा यहां पर ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो कैसा बनेगा, तो बनेगा भाई P कॉमा P और Q कॉमा Q, या ऐसा कोई भी पॉइंट, हर एक पॉइंट का ऑर्डर पेयर खुद उसी के साथ। तो इसका क्या मतलब हुआ, क्या OP और OP इक्वल होंगे? तो आप बोलोगे भाई सेम लाइन है, इक्वल ही होंगे, उसमें क्या ही दिक्कत है। मतलब कि जो डिस्टेंस इस वाले P की ओरिजिन से होगी वही डिस्टेंस इस P की भी होगी, क्योंकि दोनों P सेम है, दोनों पॉइंट ही सेम है। तो यहां पर तो ऑब्वियस सी बात हो गई ना भाई, OP इज इक्वल्स टू OP होगा, OQ इज इक्वल्स टू OQ होगा। मतलब कि एवरी एलिमेंट विल बी एसोसिएटेड टू इटसेल्फ, हर एक एलिमेंट खुद से एसोसिएटेड होगा। और अगर ऐसा होगा तो फिर मतलब क्या हुआ कि भाई ये रिफ्लेक्सिव होगा। तो आप बोलोगे देयरफॉर इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब बात कर ली जाए सिमेट्रिक होगा कि नहीं, सिमेट्रिक होगा कि नहीं, बताएं थोड़ा सा जल्दी से। सिमेट्रिक का क्या मतलब हुआ कि कोई अगर ऑर्डर्ड पेयर आ रहा तो उसका रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर भी आया। मतलब कि आपने क्या बोला कि P कॉमा Q बिलोंग्स टू R, then this should imply that Q comma P also belongs to R.
P कॉमा Q अगर R को बिलोंग कर रहा है तो Q कॉमा P को भी R को बिलोंग करना चाहिए। इसका क्या मतलब हो रहा है? P कॉमा Q अगर R को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है कि OP जो है वो OQ के इक्वल है। और इसका क्या मतलब है? Q कॉमा P अगर R को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है OQ इज इक्वल्स टू OP है। ऊप्स, ये तो ऊप हो गया। बहुत गंदी कॉमेडी थी क्या? एक्चुअल में कॉमेडी थी नहीं है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या बोला मैंने? OQ जो है वो OP के इक्वल है। क्यों? पहले Q आ रहा है, बाद में P आ रहा है। यहां पर पहले P आ रहा था, बाद में Q आ रहा था। तो मैंने बोला था O से, मतलब ओरिजिन से जो P तक की डिस्टेंस है OP, वो O से Q तक की डिस्टेंस के इक्वल है। इसी इक्वेशन को मैं OQ इज इक्वल टू OP भी तो लिख सकता हूं। भैया x कॉमा y बोलो या y कॉमा x बोलो, बात तो सेम ही है। तो भैया हाँ, इससे ही आप कहां पहुंच जाओगे? OQ इज इक्वल टू OP। मतलब कि अगर P कॉमा Q आ रहा है तो Q कॉमा P भी आएगा। P और Q अगर दो ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है, तो Q और P भी दो ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी ओरिजिन से डिस्टेंस कैसी होगी? सेम होगी। तो यहां पर आप बोलोगे यस इट इज सिमेट्रिक। अब भाई सिमेट्रिक है और रिफ्लेक्सिव है, क्या ये ट्रांजिटिव होगा? तो वैसे सोच चुके हो गए अभी तक और बोल चुके हो गए आंसर आप लोग अपने मन में कि हाँ ये होगा भाई, ट्रांजिटिव होगा। क्यों होगा ट्रांजिटिव? आप यहां पर बोलते हैं तो यहां पर ट्रांजिटिव जो है उसको होने के लिए आप क्या बोलते हो? तो आप बोलते हो कि अगर भाई P कॉमा Q बिलोंग कर रहा है R को, एक ऑर्डर्ड पेयर है जहां पर Q से एंड हो रहा है, ठीक है, Q सेकंड नंबर पर आ रहा है, और कोई दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है जहां पर Q से स्टार्टिंग हो रही है। P मत लिखो भैया, वहां पे P तो आ चुका है। P Q कॉमा, बोलो बोलो जल्दी से, कौन सा दूसरा? R लिख लें, चलो ठीक, R नहीं, R तो रिलेशन है। क्या लिख लें? A लिख लें, A लिख लेते हैं, ठीक है। Q कॉमा A भी सेट है, तो मैं B लिख लेता हूं। कोई भी एक नाम, कोई भी एक पॉइंट का नाम दे दिया मैंने बोला यहां पर P कॉमा Q अगर R को बिलोंग कर रहा है और Q कॉमा B अगर R को बिलोंग कर रहा है, तो भाई यहां पर इसका पहला और इसका लास्ट में भी सेम रिलेशन होना चाहिए। मतलब P कॉमा B जो है दिस शुड बिलोंग्स टू R। यही होता है अपना ट्रांजिटिव रिलेशन की डेफिनेशन। तो अगर आप बोलते हो P कॉमा Q बिलोंग्स टू R, तो इसका मतलब होता है OP इज इक्वल्स टू OQ। एंड अगर आप बोलते हो Q कॉमा B बिलोंग्स टू R, तो इसका मतलब होता है OQ इज इक्वल्स टू OB। ये जो भी O लिख रहा हूं ना मैं, इसका मतलब है कि ओरिजिन से P तक की डिस्टेंस, ओरिजिन से Q तक की डिस्टेंस, है ना। ये लाइन का नाम तो ऐसे लिखते हो ना आप, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिलाकर। लाइन सेगमेंट का, कई लोग सुधार देंगे अभी मेरे को कमेंट सेक्शन में, क्या बोलेंगे? सर लाइन का तो कोई एंड ही नहीं होता, तो नाम कहां से दे दी? हाँ, लाइन सेगमेंट, भाई मेरी गलती। तो लाइन सेगमेंट का क्या आपने बोला? OP इज इक्वल्स टू OQ, OQ इज इक्वल्स टू OB। तो अब यहां पर देखो, अगर OP जो है वो OQ के इक्वल है और OQ अगर OB के इक्वल है, तो भाई OP और OB इक्वल हो जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है ना भाई, थिंग्स इक्वल टू वन अनदर, नहीं सॉरी, थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ऐसा कुछ पढ़ा था मैंने क्लास 9th में यूक्लिड्स ज्योमेट्री में, याद है क्या आप लोगों को? क्लास 9th में यूक्लिड्स ज्योमेट्री पढ़ी होगी ना आप, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। वहां पर यही सोचते थे कि आखिरकार यूक्लिड की ज्योमेट्री हम पढ़ते ही क्यों हैं? क्योंकि बेचारा वो जो यूक्लिड जी थे, वो पहले ऐसे मैथमेटिशियंस थे, उन लोगों में से थे पहले मैथमेटिशियंस, ऐसे मैथमेटिशियंस में जिन्होंने मैथ्स को रिटन फॉर्म में लिखना चालू किया था। फॉर्मूलेज तब होते नहीं थे, चीज़ों को लिख लिख कर रखना ही बहुत बड़ी बात थी। उनके कारण ही मैथ्स आज इस फॉर्म में पहुंच पाया है, ठीक है। तो इसलिए वो इजी चीजें थी, लेकिन हाँ वो लेमास, वो पोस्टुलेट्स हम पढ़ते थे। तो वहीं से मैंने यहां पर बोला कि भैया अगर चीजें किसी सेम चीज से इक्वल हैं, तो भाई वो एक दूसरे से भी इक्वल होंगी। मतलब OP से इक्वल है OQ और OQ से इक्वल है OB, तो OP और OB भी इक्वल होंगे। इसका मतलब है हाँ भैया P कॉमा B बिलोंग करेगा R को। अब बोलोगे देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव, इट इज ट्रांजिटिव, ठीक है। तो भाई ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो आप क्या बोलोगे? देयरफॉर R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव सब कुछ है, तो R क्या हो गया? एक इक्विवेलेंस रिलेशन यहां पर बन चुका है, ठीक है।
अब लेकिन क्वेश्चन यहां पर खत्म नहीं होता है, इसके बाद इन लोगों ने नई चीज चालू करी एकदम हीरो बनकर, ये इसके आगे भी चीजें पूछ रहे हैं वो भी बताओ। तो यहां पर ये बोल रहे हैं आपने आर को तो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव कर दिया, लेकिन फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट पी, मतलब सारे वो पॉइंट्स जो कि पॉइंट पी से रिलेटेड होंगे, जो कि 0,0 मतलब ओरिजिन नहीं है, इज द सर्कल पासिंग थ्रू पी विथ ओरिजिन एज सेंटर। तो यहां देखो यार, जो भी पॉइंट पी से रिलेटेड होगा, जैसे पी कोमा क्यू, पी कोमा आर बोला, पी कोमा डी तो सी बोल देता हूं, पी कोमा बी बोल देता हूं, ये जहां पे भी पॉइंट्स बनेंगे, यहां पर मैं बी बना लेता हूं एक, यहां पर मैं सी बना लेता हूं एक, तो भाई मतलब ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे इक्वी डिस्टेंट है ओ से, मतलब कि सारे के सारे एक रेडियस को फॉर्म कर रहे हैं। और अगर आप क्या बोलते हो, लोकस ऑफ एनी पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट टू अ फिक्स्ड पॉइंट इन अ प्लेन फॉर्म्स अ सर्कल। तो आप बाय डेफिनेशन ये चीज देख सकते हो कि अगर आप सारे पॉइंट्स को पी से रिलेट कर रहे हो, मतलब कि उन सबकी डिस्टेंस जो है, जो भी पॉइंट्स पी से रिलेट होंगे, रिलेटेड होंगे, मतलब पी के साथ जो भी ऑर्डर्ड पेयर बना रहे होंगे, उन सभी की डिस्टेंस ओरिजिन से सेम होगी। और ऐसे सारे पॉइंट्स ही तो सर्कल बनाते हैं, ऐसे सारे पॉइंट्स ही तो सर्कल बनाते हैं। तो आपने क्या बोला यहां पर भाई, the locus of all the points related to P will form a circle with center at the origin क्योंकि भाई क्या हो जाएगा, वो सारे इक्विडिस्टेंट पॉइंट होंगे ओरिजिन से। तो आप बोलोगे क्यों, बिकॉज बाय डेफिनेशन, अब थोड़ा सा थ्योरेटिकली पार्ट लिखना पड़ता है यहां पर, बाय डेफिनेशन आप क्या बोलोगे, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन अ प्लेन दैट आर equidistant to a fixed point forms a circle। मतलब क्या बोला भाई, आपने एक पॉइंट बनाया ओरिजिन, अब आपने यहां से डिस्टेंस ली एक P, अब आप बोल रहे हो कि इस P से रिलेटेड सारे पॉइंट्स बनाओ। अब जो भी पॉइंट्स P से रिलेटेड होंगे वो सारे O से सेम डिस्टेंस पर होंगे, सेम डिस्टेंस पर होंगे O से। तो जब इनका लोकस लोगे, लोकस मतलब कि इनकी पाथ को जब ट्रेस कर दोगे तो ये क्या बना लेंगे, एक सर्कल। बात क्लियर है आपको, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां पर? तो आपको क्या क्या करना था, तो सबसे पहले तो भाई आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव करना था, वो आपने कर दिया यहां पर, ठीक है। उसके बाद आपको प्रूव करना था कि अगर जो भी पॉइंट्स पी से रिलेटेड होंगे तो वो क्या करेंगे, एक सर्कल फॉर्म करेंगे, तो वो भी आपने यहां पर प्रूव कर दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है देखते हैं जल्दी से। तो यहां पर ये बोल रहा है, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन अ सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल्स एज आर इज इक्वल टू T1, T2, T1 इज सिमिलर टू T2। इजी क्वेश्चन है बहुत यार, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ऐसा बोल रहा है T1 इज सिमिलर टू T2, तो ऑब्वियसली इक्विवेलेंस होगा यार, वो तो देखकर आप सोच के ही समझ रहे हो एकदम यहां से कि भाई इक्विवेलेंस होगा। अब क्या बोल रहा है, कंसीडर थ्री ट्राइंगल्स, थ्री राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। T1 विद साइड्स 3, 4, 5 पाइथागोरन ट्रिपलेट है, लेकिन दिख रहा है। T2 विद साइड्स 5, 12, 13 पाइथागोरन ट्रिपलेट है। T3 विद साइड्स 6, 8, 10 बेसिकली यही है वो। Which triangles among T1, T2 and T3 are related? तो अब यहां पर ये बोल रहा है कि अगर रिलेशन जो है वो आप सिमिलर ट्राइंगल का है आपके, मतलब दो ट्राइंगल्स अगर इस रिलेशन में आ रहे हैं और वो ट्राइंगल्स कैसे हैं, एक सिमिलर ट्राइंगल्स हैं दोनों, तो आपसे ये पूछ रहा है कि इन तीनों ट्राइंगल्स में से कौन से रिलेटेड ट्राइंगल्स होंगे। रिलेटेड ट्राइंगल्स का मतलब यहां पर हुआ कि इन तीनों में से कौन से ऐसे ट्राइंगल्स होंगे जो सिमिलर होंगे। अगर वो सिमिलर हैं तो वो रिलेटेड हैं, क्योंकि रिलेशन की डेफिनेशन में ही आपको चाहिए कि वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होना चाहिए।
बात क्लियर है? सबसे पहले तो देखते हैं भाई सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव है कि नहीं ये। तो आपने बोला रिफ्लेक्सिव के लिए आप चेक करते हो, तो रिफ्लेक्सिव के लिए भाई एवरी एलिमेंट शुड बी एसोसिएटेड टू इटसेल्फ। मतलब आप बोलते हो कोई एक ट्राइंगल है T1, क्या वो T1 से एसोसिएटेड होगा? ये बिलोंग करेगा आर को, तो आप बोलोगे यस। क्यों? इसका मतलब है T1 इज सिमिलर टू T1, मतलब T1 एक ट्राइंगल है और वो सिमिलर है T1 के। यार कोई भी ट्राइंगल जो होता है वो खुद से सिमिलर तो होता ही है ना। सिमिलर ट्राइंगल की डेफिनेशन में क्या चाहिए होता है अपन को? सिमिलर ट्राइंगल की डेफिनेशन में क्या चाहिए होता है? ऑल द एंगल्स मस्ट बी इक्वल। कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उसमें सारे एंगल्स इक्वल होना चाहिए और सारे साइड्स इक्वल। बोल रहे हो क्या? इक्वल में भाई कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट नहीं पहुंचना है अपन को, यहां पर हमें चाहिए कि भाई सिमिलर है, तो सिमिलर मतलब कि सारे साइड्स प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। ठीक है, तो आप बोलोगे ऑल द साइड्स, ऑल द करस्पॉन्डिंग साइड्स मस्ट बी प्रोपोर्शनल। यहां पर आपने बोला ऑल द करस्पॉन्डिंग एंगल्स मस्ट बी इक्वल, ऑल द करस्पॉन्डिंग एंगल्स मस्ट बी इक्वल, और सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे होने चाहिए? प्रोपोर्शनल होने चाहिए, तब जाकर वो ट्राइंगल्स कैसे होते हैं? सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं। ठीक है, अब आप अगर बोल रहे हो T1 एक ट्राइंगल है और दूसरा ट्राइंगल भी T1 है, तो पवन जी यहां पर बताएंगे हमें कि भाई अगर कोई एक ट्राइंगल T1 है और दूसरा ट्राइंगल भी वही ट्राइंगल है, तो क्या उन दोनों के सारे एंगल्स इक्वल होंगे? सेम भाई, ट्राइंगल ही सेम है ना, और दोनों के साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। ट्राइंगल ही सेम है तो प्रोपोर्शनल ही होंगे, तो दोनों ट्राइंगल एक दूसरे से सिमिलर होंगे। होंगे क्योंकि दो है ही नहीं, वो तो एक ही है। जिनको आपने दो समझा वो एक्चुअल में एक ही है। तो आपने क्या बोला? गेट लॉस्ट। बट यहां पर ये लेह लद्दाख बनाकर रखे यहां पर, तो थोड़ा सा उसका टेम्परेचर कम करने का बोल रहा हूं बस मैं। कम नहीं, ज्यादा करना है। हाँ अबे मतलब भाई सॉरी, हाँ गर्म अपना इंटेलेक्ट यहां पर दिखा देते हैं पवन अच्छे से। चलो, पवन को जानते हो कि नहीं? बहुत जल्दी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं फेस रिवील ऑफ पवन। पवन का फेस रिवील होगा यहां पर वीडियो में बहुत शानदार तरीके से, तो उसको देखना और कमेंट करके बताना आप लोग कि पवन भैया को आप देखना चाहते हो कि नहीं। चलो, तो आपने क्या बोला यहां पर? T1 इज सिमिलर टू T1। क्यों? क्योंकि दोनों ट्रायंगल सेम है, तो भाई उनके साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे, सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। हर एक ट्रायंगल खुद से रिलेटेड होगा, हाँ होगा, खुद से रिलेटेड है तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। तो आपने क्या बोला? देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव, इट इज रिफ्लेक्सिव। अब आते हैं सिमेट्रिक पर। ठीक है, पवन रे तू किसका पवन। गजब आदमी है पवन, यहां पर एकदम एक नंबर का पढ़ाकू लड़का है। मतलब इंजीनियरिंग करता है और जो भी चीज मैं पढ़ाता हूं उसके सारे आंसर आते हैं उससे, बहुत तेज है। बस एसी के मामले में थोड़ा सा वीक हो जाता है। सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए भाई आपको चाहिए, अगर दो ट्राइंगल है T1 और T2 और T1 इज रिलेटेड टू T2, देन T2 शुड ऑल्सो बी रिलेटेड टू T1। ठीक है, तो मतलब कि अगर मैं बोलता हूं T1, T2 यहां पर बिलोंग करता है R को, तो दिस शुड इंप्लाई दैट T2, T1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। तो यार यहां पर आपने बोला T1 जो है वो सिमिलर है T2 के, तो हाँ भैया T2 भी तो T1 के सिमिलर है ना, ये तो उल्टा सीधा एक समान वाली रिलेशन है ना, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप ये बोलोगे कि T1 और T2 सिमिलर है या फिर T1 और T2 सिमिलर है, बात तो सेम है, तो आप बोलोगे यस इट इज सिमेट्रिक। हाँ भैया उल्टा सीधा दोनों वाले ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे, यस इट इज सिमेट्रिक। क्लियर है बात? अब आते हैं ट्रांजिटिव पर। ट्रांजिटिव पर आते हैं, तो ट्रांजिटिव पर कैसे करोगे? तो ये तो बहुत इजी है, अभी तक सोच चुके होगे कि आपने बोला भाई तीन ट्राइंगल्स हैं, T1 जो है वो T2 से सिमिलर है, T2 जो है वो T3 से सिमिलर है, तो क्या भैया
T1 T2 से है, T2 T3 से है, यहां पर T2 पे खत्म हो रहा है, यहां पर T2 पे चालू हो रहा है, तो इसका पहला वाला और इसके लास्ट वाले को भी रिलेटेड होना चाहिए, मतलब T1 जो है वो T3 से सिमिलर होना चाहिए। तो यार ये भी ऑब्वियस है, आप जानते हो T1 सिमिलर टू T2 एंड T2 सिमिलर टू T3 है, तो वही चीज जो इससे पहले यूक्लिड ने बोली थी वो इक्वल वाली चीज में थी, यहां पर सिमिलर वाली चीज में भी सेम ही होगा कि T1 अगर T2 से और T2 अगर T3 से सिमिलर है तो T1 और T3 भी सिमिलर होंगे, तो आप बोलोगे देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव, और क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो आप बोलोगे देयरफॉर इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसके बाद ये लोग रुकते नहीं है, इसके बाद एक ट्राइंगल दिए 3, एक है 3 4 5, एक है 5 12 13, एक है 6 8 10, तो ये पूछ रहा है कि भाई कौन से ऐसे ट्राइंगल्स हैं जो कि रिलेटेड होंगे, मतलब रिलेटेड का मतलब कौन से ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे। तो मैं लिखता हूं यहां पर T1 3 ट्राइंगल्स बोल देता हूं। पहला है T1, वो है 3, 4, 5 वाला। देन है T2, वो कौन सा है 5, 12, 13 वाला। देन है T3 और वो कौन सा है 6, 8, 10 वाला। देखो भैया किसके किसके रेशियो सेम आ रहे हैं, पहले T1 एंड T2 को चेक करते हो। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके साइड जो होते हैं वो प्रोपोर्शनेट होते हैं, तो सबका प्रोपोर्शन जो है, रेशियो जो है वो सेम आना चाहिए। एक है 3/5, एक है 4/12, एक है 5/13। 4/12 तो 1/3 आ जाएगा, और 3/5, 1/3 और 5/13 एक दूसरे से प्रोपोर्शनल नहीं है, तो आप बोलोगे T1 एंड T2 आर नॉट सिमिलर। नॉट सिमिलर, तो जब सिमिलर नहीं है तो नॉट रिलेटेड, ये रिलेशनशिप में नहीं है, मतलब ये वाली रिलेशनशिप जो रिलेशन वाली रिलेशन है, हर रिलेशनशिप रिलेशन वाली होती है, बट मैं पढ़ाई के रिलेशन वाली रिलेशन की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो T1 और T2 क्या है, रिलेटेड नहीं है। अब T1 और T2 रिलेटेड नहीं है तो T2 और T3 को चेक कर लेते हैं। हाँ मैं समझ गया, आप लोग सोच रहे हो पहले T1 और T3 चेक कर लो, नहीं सस्पेंस है, वो लास्ट में करेंगे। T2 और T3 को करते हैं, तो क्या हुआ भाई 5/6, 12/8, 13/10, देख कर समझ में आ रहा नहीं है रिलेटेड, खत्म करो इसको। 5/6, 12/8 के रिलेशन में हो ही नहीं सकता, यहां पर डिनोमिनेटर बड़ा है, यहां पर न्यूमरेटर बड़ा है, तो आप क्या बोलोगे T2 एंड T3 आर नॉट रिलेटेड। ये पूरा नहीं लिख रहा मैं, ये कर दे रहा हूं, उसका मतलब ऊपर वाले को कॉपी कर लो। अब T3 और T1 को देखते हैं, रेशो देखो 3/6 सारे साइड्स का रेशो, 4/8, 5/10, सब कुछ कट के कितना आ रहा है 1/2, 3/6 भी 1/2, 4/8 भी 1/2, 5/10 भी 1/2, तो आपको पता चल गया T1 इज सिमिलर टू T3, मतलब T1 एंड T3 आर रिलेटेड। तो बात हुई क्लियर, सिर्फ T1 और T3 रिलेटेड है, बाकी दोनों पेयर जो है वो रिलेटेड नहीं है। तो यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, तो आपने बोल दिया हाँ ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, प्रूव किया, मतलब बोला बस नहीं है, और फिर प्रूव कर दिया आपने कि कौन से रिलेटेड होंगे कौन से नहीं। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 13, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स एज P1, P2, P1 and P2 have same number of sides is an equivalence relation। अरे यार बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, सेम नंबर ऑफ साइड्स वाला क्वेश्चन है, ये बड़ा इजी है। व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल T विथ साइड्स 3, 4, 5। थोड़ा सा यहां पर पढ़ना आप लोगों को कंफ्यूज कितना करने की कोशिश की गई है, ये सोचना क्यों। आपसे यहां पर बोला गया है कि भाई जो रिलेशन है वो सिंपल सा है, वो बोल रहा है दो पॉलीगन्स हैं, पॉलीगन्स मतलब कि 3 साइडेड से ज्यादा कोई भी फिगर ले लो, 3 से ज्यादा वाली जो क्लोज्ड कर्व बनाते हैं अपने, ठीक है। तो आपने यहां पर क्या बोला P1 और P2, आपके पास दो ऐसे पॉलीगन्स हैं जिनके नंबर ऑफ साइड्स क्या है, सेम है, नंबर ऑफ साइड्स क्या है, सेम है, तो सेम नंबर ऑफ साइड्स बस बोला गया है यहां पर। और जब मैं बात करता हूं ट्राइंगल की, जब एक वर्ड ट्राइंगल जुड़ जाता है तो आपको पता है कि उसमें कितने नंबर ऑफ साइड्स होते हैं, 3, सारे ट्राइंगल्स में, चाहे राइट एंगल हो, चाहे स्केलन हो, चाहे आइसोसेलेस हो, चाहे इक्विलैटरल हो, कोई सा भी ट्राइंगल हो, सब में 3 साइड्स होते हैं। तो सारे के सारे ट्राइंगल्स जो हैं
वो भाई इस रिलेशन से तो रिलेटेड हो ही जाएंगे, क्योंकि वो ऐसे पॉलीगन्स हैं जिनमें इक्वल नंबर ऑफ साइड्स हैं, जिनमें इक्वल नंबर ऑफ साइड्स हैं। तो आप क्या बोलोगे कि भाई ये वाला रिलेशन तो सारे ट्राइंगल्स के लिए है, चाहे वो उसका साइड 3, 4, 5 हो, चाहे वो राइट एंगल ट्राइंगल हो, चाहे आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, कोई सा भी हो। तो अगर आप ट्राइंगल की बात कर रहे हो तो राइट एंगल ट्राइंगल से हर एक ट्राइंगल जो कि यहां पर है, इस सेट ए में है, जो भी ट्राइंगल सेट में ए में है, वो सारा का सारा ट्राइंगल इस राइट एंगल ट्राइंगल टी से रिलेटेड होगा, क्योंकि भाई सारे ट्राइंगल्स में नंबर ऑफ साइड सेम होंगे। तो लास्ट वाला क्वेश्चन इस बार आप पहले कर लोगे और बोलोगे भैया सारे ट्राइंगल जो हैं, मतलब करना लास्ट में, लेकिन आपने यहां पर पहले कर लिया, समझ लिया उसको पहले से कि सारे ट्राइंगल्स में नंबर ऑफ साइड सेम होते हैं, तो यहां पर भी नंबर ऑफ साइड्स कैसे होंगे, सेम होंगे। ठीक है, चलो तो पहले तो इसको भाई हम क्या प्रूव करते हैं P1, P2 को, कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए एक्चुअली देखा जाए तो सेम क्वेश्चन है, आप लोग पॉज करके खुद से ट्राई करो एक बार, और बन रहा होगा तो फिर आगे चले जाना, ठीक है, नहीं बन रहा होगा तो देख लेना सोल्यूशन कैसा है। हर क्वेश्चन में ये किया करो, पहले पॉज किया करो, खुद से ट्राई किया करो, देन आगे जाया करो। ठीक है, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में क्या है भाई, P1, P1 आना चाहिए। यार ऑब्वियस सी बात है ना, अगर मैं सेम टाइप के पॉलीगन्स की बात करूं तो नंबर ऑफ साइड्स तो सेम ही होगा, एक ही पॉलीगन की बात कर रहा हूं, तो P1 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो भैया हाँ, यस इट इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्सिव तो है। ठीक है, अब आप क्या बोलोगे, सिमेट्रिक है कि नहीं। अगर आप यहां पर बोलते हो P1 और P2 में सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, P1 और P2 बिलोंग करता है R को, मतलब इसका मतलब है कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। अभी थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, लेकिन मैं सोचूंगा कि पवन से पूछ ही लूं। ठीक है, तो पवन जी बताएंगे यहां पर, पवन बेटा सोच समझ के आंसर देना। अगर दो आपके पास पॉलीगन्स हैं, पॉलीगन्स मतलब कि ट्राइंगल, स्क्वायर, आगे मतलब पेंटागन, हेक्सागन, जो भी समझ सकते हो आप, और मैंने बोला है कि दोनों दो पॉलीगन्स है P1 और P2 और उनमें नंबर ऑफ साइड सेम है, तो क्या P2 और P1 में भी नंबर ऑफ साइड सेम होगा? ऑब्वियसली बात है ना भाई, P1 और P2 का नंबर ऑफ साइड सेम है, तो P2 और P1 बोल दो, तो फर्क क्या पड़ रहा है? तो आप क्या बोलोगे, P2 एंड P1 है सेम नंबर ऑफ साइड्स, मतलब कि P2, P1। यही चीज मैं करता हूं क्लास में भी। एक्चुअली किसी क्वेश्चन में अगर मैं बोलता हूं कठिन क्वेश्चन है और ऐसे डराकर पूछता हूं, तो बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, और सही से बेसिक क्वेश्चन में भी वो डर जाते हैं, और फिर बोलते हैं कि सर आपने डराया क्यों? यार क्वेश्चन पेपर जो है ना, वो आपको डराकर ही सवाल पूछता है। सबसे पहले डरा देता है कि मैं प्रश्न पत्र हूं आपका, मैं बोर्ड हूं आपका, वो डराकर ही पूछता। तो प्रेशर में आंसर देना ही तो आना चाहिए आपको, यही तो कला है, बाकी सब तो जो भी होगा मैं नहीं जानता, मैं मैथ्स पढ़ाता हूं, तो बाकी सब गणित है। P2, P1 भी आएगा R में, तो आपने बोला देयरफॉर इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। तो मतलब कि ये भाई रिफ्लेक्सिव आ चुका है, ये सिमेट्रिक भी आ चुका है। अब हमें क्या प्रूव करना है कि क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा कि नहीं। तो देख के तो पहले ही फुर्सत में समझ में आ रहा है भैया ये ट्रांजिटिव तो होगा। क्यों होगा ट्रांजिटिव? क्योंकि हमें पता है, क्या पता है कि भाई अगर पॉलीगन P1 है और P2 है और P3 है, अगर P1 और P2 के साइड सेम है, P2 और P3 के साइड सेम है, तो P1 और P3 के भी साइड सेम होंगे। बात इक्वल है, समझ है अपनी इतनी तो भाई ठीक है। तो आपने क्या बोला, ट्रांजिटिव के लिए चेक करने आते हैं हम, और चेक करने के लिए हम देखते हैं भाई कि अगर A, B आ रहा है, B, C आ रहा है, तो A, C को बिलोंग करना चाहिए। अब आप यहां पर बोलते हो कि T1, T2 बिलोंग्स टू R, ठीक है, एंड T2, T3 बिलोंग्स टू R। आपने बोला T1, T2 और T2, T3 दोनों बिलोंग करते हैं R को, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि T1 एंड T2 हैव इक्वल नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, पॉलीगन P1, P2 का मतलब क्या था, यही कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, वही इक्वल नंबर ऑफ साइड्स। तो अपन ने तीन यहां पे पॉलीगन T1, T2, T3 ले लिए, ठीक है, P1, P2, P3 ले लो, कोई एक ही बात है।
ठीक है, इसके बाद आपने क्या बोला कि भाई T2 एंड T3 भी क्या है, हैव इक्वल नंबर ऑफ साइड्स। पर अगर आपको ये समझ गया कि T1 और T2 के पास सेम है और T2 और T3 के पास सेम है, मतलब मान लो T1 के पास 4 साइड है तो T2 के पास भी 4 साइड्स होंगे, T2 के पास 4 है तो T3 के पास भी 4 होंगे, तो T1 और T3 के भी कैसे हो गए, इक्वल हो गए। तो आप क्या बोलोगे, देयरफॉर T1 एंड T3 हैव इक्वल नंबर ऑफ साइड्स। अब ये समझ में आ गया कि अगर T1, T2 और T2, T3 आ रहा है तो भाई T1, T3 भी आ रहा है। तो आप क्या बोलोगे, T1, T3 belongs to R, therefore it is transitive। और क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों है तो क्या बोलोगे, R is an equivalence relation। और ट्राइंगल वाला बताओ भाई, क्या बोला गया है, वॉट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू देयर राइट एंगल ट्राइंगल टी विथ साइड्स 3, 4 एंड 5। क्या है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए, सेट जो भी भाई ए सेट है अपना, ठीक है, सारे पॉलीगन्स का। अब उसमें क्या बोला गया कि भाई जो ट्राइंगल, एक इक्वल टू ट्राइंगल से रिलेटेड जितने भी यहां पर ट्राइंगल्स, जितने भी पॉलीगन्स हैं, कौन से ऐसे पॉलीगन्स होंगे जो कि रिलेटेड होंगे किससे, ट्राइंगल टी से। तो आप क्या बोलोगे यहां पर, ऑल द ट्राइंगल्स इन सेट ए विल बी रिलेटेड टू टी। मतलब टी जो है वो हर एक ट्राइंगल से रिलेटेड होगा, भले टी राइट एंगल ट्राइंगल, लेकिन फर्क नहीं पड़ता क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल चाहे कोई सा भी ट्राइंगल हो, नंबर ऑफ साइड्स कैसे होंगे, सेम होंगे। तो सेट ए में आने वाले सारे पॉलीगन्स में से जितने भी ट्राइंगल्स हैं वो सब टी से रिलेटेड होंगे, ये हम समझ गए। क्लियर है क्वेश्चन। चलो, तो यहां पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल द लाइंस। एल है सारे लाइंस का सेट इन प्लेन एक्स वाई, ठीक है, and R be the relation in L defined as R is equals to L1, L2। L1 is parallel, अरे यार parallel to L2, आपको समझ में आ गया। ये इक्विवेलेंस रिलेशन ये प्रूव करना है, याद रखना कोइंसिडेंट को भी ना यहां पर हम पैरेलल वाले केस में ही काउंट करेंगे, इसको करते ही हमेशा, कोइंसिडेंट को भी पैरेलल वाले केस में ही हम यहां पर काउंट करते हैं, ठीक है। जब 3D ज्योमेट्री पढ़ोगे ना तब भी यही चीज आप पढ़ोगे कि कोइंसिडेंट लाइन या पैरेलल लाइंस को वहां पर एक ही टाइप का काउंट किया जाता है, जो इक्वेशन हम बनाते हैं वो सेम ही बनाते हैं लगभग। यहां पर क्या है, लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन XY प्लेन एंड R बी द रिलेशन इन L डिफाइंड एज R इज इक्वल्स टू L1, L2। L1 इज पैरेलल टू L2, ठीक है। शो दैट R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, तो इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना, फिर बोलना फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन Y इज इक्वल्स टू 2x + 4। y इज इक्वल टू 2x + 4। तो आपको पता है ये किसके फॉर्म की है, ये y इज इक्वल टू mx + c फॉर्म की लाइन है, और हमें यहां पर मालूम है कि जो भी इसके पैरेलल लाइन होंगी उनका m जो है वो सेम होगा, मतलब स्लोप सेम होगा। भाई आप क्या लिखोगे, इफ लाइन्स आर पैरेलल देन स्लोप्स आर इक्वल। अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो स्लोप्स इक्वल होते हैं। अगर स्लोप इक्वल है, ये पता है ना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, क्लास 11th में स्ट्रेट लाइन चैप्टर में पढ़ा है, m होता है स्लोप, c होता है इंटरसेप्ट, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं यहां पर लाइन बनाऊंगा, कोई भी मान लो यहां से जा रही है, ये 1 से जा रही है या c से जा रही है, ठीक है, और इसका जो एंगल बन रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन से वो बन रहा है थीटा, तो आप बोलोगे कि m जो होता है वो स्लोप होता है tan थीटा, और y इज इक्वल्स टू mx + c, जो c होता है ये y इंटरसेप्ट होता है। इंटरसेप्ट मतलब कि ये लाइन जो y एक्सिस को कहां पर कट कर रही है वो, ठीक है। तो आपको पता है अगर लाइंस पैरेलल हैं तो स्लोप सेम होगी, इंटरसेप्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। c कैन बी एनी कांस्टेंट वैल्यू। तो यहां पर अगर हमें इस लाइन के पैरेलल लाइन खींचनी है y इज इक्वल टू 2x + 4 के, तो वो लाइन जो होगी वो y इज इक्वल टू 2x तक तो सेम रहेगी, 4 की जगह कोई भी c कांस्टेंट आ सकता है।
तो भाई यहां पर भी आपने क्या किया, बाद वाली चीज को पहले ही सॉल्व कर लिया क्योंकि इजी दिख रहा था। आगे भी बता दूंगा। आगे हम देखते हैं भाई क्या बोल रहा है, रिलेशन क्या है और उसको हमको कैसे सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव प्रूव करना है। तो रिलेशन आर बोल रहा है L1, L2, L1, L2 ये रिलेशन है और यहां पर ये बोला जा रहा है कि इसका मतलब है L1 इज पैरेलल टू L2, L1 इज पैरेलल टू L2। ठीक है, अब L1 अगर L2 के पैरेलल है तो मैं बोलता हूं रिफ्लेक्सिव। तो इस कंडीशन में हमें कोइंसिडेंट को भी क्या देखना पड़ेगा, पैरेलल ही मानना पड़ेगा। आप बोलोगे कि रिफ्लेक्सिव में आपके पास L1, L1 आएगा, L1 इज पैरेलल टू L1, तो यहां पर बोलोगे हाँ भाई सेम इंटरसेप्ट होगा और सेम स्लोप भी होगा, स्लोप जो है वो सेम होगा, स्लोप अगर सेम है तो लाइन को पैरेलल बोलते हैं हम, तो इसलिए यहां पर जो रिफ्लेक्सिव वाली कंडीशन है वो फुलफिल हो जाएगी। आप लोगों को ये कंफ्यूजन होगी कि सर वो तो सेम लाइन है तो कोइंसिडेंट हो जाएंगी, नहीं भैया, यहां पर आप क्या बोलोगे, हाँ कोइंसिडेंट है लेकिन दोनों का स्लोप कैसा है, सेम है, और स्लोप अगर सेम है तो ये लाइंस कैसी है, पैरेलल है। तो आप बोलोगे L1 इज पैरेलल टू L1, कोई लाइन खुद से पैरेलल होगी तो आप बोलोगे हाँ होगी, इसलिए ये क्या है, इट इज रिफ्लेक्सिव। इट इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी, सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक तो खैर काफी ही इजी है। आप यहां पर बोलते हैं L1 और L2 पैरेलल है तो L2 और L1 भी तो पैरेलल होंगे ना यार। तो आप यहां पर बोलोगे L1, L2 बिलोंग्स टू R, मतलब L1 इज पैरेलल टू L2। ठीक है, तो यहां पर ये भी लिख सकते हो भाई कि L1 अगर L2 के पैरेलल है तो L2 भी L1 के पैरेलल होगा, तो L2 इज पैरेलल टू L1। देयरफॉर L2, L1 बिलोंग करेगा R को, L2, L1 भी बिलोंग करेगा R को, तो यानी क्या हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया। आप लिखेंगे देयरफॉर R इज सिमेट्रिक। अब R जो है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव हमें पता करना है, तो ट्रांजिटिव हम देख लेते हैं भाई। तो ट्रांजिटिव के लिए आप क्या बोलोगे, अगर L1, L2, L3 तीन लाइन है, L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो L1 और L3 भी तो पैरेलल होंगी ना, ऑब्वियस सी बात है। तो आप बोलते हो इफ L1, L2 बिलोंग्स टू R एंड L2, L3 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब हुआ L1 इज पैरेलल टू L2 एंड ये पैरेलल का साइन होता है ना, दो लाइन ऐसी, L2 इज पैरेलल टू L3। तो आप लाइन बनाकर देख लो, ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, L1, L2, L3। तो भाई L1 और L2, L3 ये भी तो पैरेलल हो जाएंगी। तो आप क्या बोलोगे, देयरफॉर L1 इज पैरेलल टू L3, यानी L1, L3 भी बिलोंग करेगा R को। इट इज ट्रांजिटिव, hence it is equivalence। क्योंकि भैया L1, L3 भी पैरेलल हो गया, L1 L2 है, L2 L3 है, L1 L3 भी है, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है, तो ये इक्विवेलेंस हो गया। अब इसके आगे पूछ रहा है फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन 2x + 4 इक्वल्स टू y इज इक्वल टू 2x + 4। तो मैंने यहां पर आपको बोला कि हमें पता है m क्या है, यहां पर 2 है, और इससे पैरेलल जो भी लाइंस होंगी उनका m जो है, स्लोप जो है वो 2 ही होना चाहिए। तो वो सारी लाइंस जो y इज इक्वल टू 2x + c, ये कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी हो सकती है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, इंटरसेप्ट ऑफ y एक्सिस कुछ भी हो सकता है। तो भाई जो भी लाइंस y इज इक्वल टू 2x + c को फॉलो करेंगी वो क्या होंगी, पैरेलल टू अपनी जो गिवन y है 2x + 4 होंगी। तो ये आपका आंसर है। बात क्लियर है, यहां पर कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। चलो इसको क्लियर करके आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 है। यहां पर ये बोल रहा है लेट R बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4 गिवन बाय।
R इज इक्वल टू 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2। ये तो डायरेक्टली रिलेशन ही दे दिया इनने, इसमें तो कोई दिक्कत ही की बात नहीं है। चूज द करेक्ट आंसर। तो क्या क्या है क्या क्या नहीं है ये बोल रहा है। देखो भैया रिफ्लेक्सिव होना है, 4 यहां पर आपके पास एलिमेंट्स है 1 2 3 4, तो हर को एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, तो यहां पर 1 1 2 2 3 3 4 4 आना चाहिए इस रिलेशन पे, अगर इसको रिफ्लेक्सिव होना है तो। देखो आ रहा है क्या, 1 2 आ रहा है रिलेशन में, 2 2 आ रहा है, रोस्टर फॉर्म में डायरेक्टली रिलेशन दिया हुआ है आपको, और इस रिलेशन के बारे में पूछ रहा है कि रिलेशन कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, कैसा होगा, इक्विवेलेंस होगा। ठीक है, 4 एलिमेंट्स थे, चारों को खुद से रिलेटेड होना चाहिए, मतलब इस रिलेशन में ये ऑर्डर्ड पेयर्स आने चाहिए, तब जाकर ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, तो देखते हैं रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। ठीक, 1 1 आ रहा है, 4 4 आ रहा है, 3 3 आ रहा है, 2 2 भी आ रहा है, सारे आ रहे हैं, इधर उधर आ रहे हैं, है ना। ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता है, मतलब ऑर्डर्ड पेयर के ऑर्डर से फर्क पड़ता है, लेकिन इनमें से कौन सा वाला ऑर्डर्ड पेयर कहां पर आ रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो यहां पर सॉरी अगर आप लोगों ने यहां पर हेडफोन लगाया हुआ है और बहुत तेजी से छींक लग गई तो सॉरी। ठीक है, और हमारा जो रिव्यू करते हैं वीडियो उनके लिए भी क्षमा चाहूंगा। ठीक है, माफी चाहूंगा भाई साहब आपसे, मैं क्षमा कीजिएगा देवी जी। तो यहां पर देखिए ये सारे के सारे यहां पर प्रेजेंट हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है, तो आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव ये वाला गया, सी वाला गया, नॉट रिफ्लेक्सिव बोला था ना, तो ये तो गया, रिफ्लेक्सिव तो है। ठीक है, अब ये देखना है भाई कि सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक तो चलो सबसे पहले भाई ऑर्डर्ड पेयर 1 2 से देखते हैं। 1 2 है यहां पर, 1 2 है, 2 1 होना चाहिए, 2 2 है, 1 1 1 1 वो नहीं है, खत्म बात, 2 1 नहीं है, तो 1 2 बिलोंग्स टू आर, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब कि नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है। तो इक्विवेलेंस वाला तो गया। ठीक है, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव भी गया, क्योंकि भैया रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक नहीं है, इक्विवेलेंस भी नहीं हो सकता, सिमेट्रिक नहीं है, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव भी है बट नॉट सिमेट्रिक। तो ट्रांजिटिव अभी चेक नहीं किया, अभी करते हैं चेक। ट्रांजिटिव होने के लिए 1 2 आ रहा है, देखो भाई पहले तो 1 2 लिखो, अब हर वो ऑर्डर्ड पेयर लिखो जो 2 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो एक है 2 2, एक है और कोई नहीं है, तो 1 2 है, 2 2 है, तो 1 2 आना चाहिए, तो 1 2 तो ऑलरेडी आ रहा है, इसका काम खत्म। 2 2 है, अब यहां पर और कोई 2 से स्टार्ट ही नहीं हो रहा, तो इसका भी काम खत्म है। 1 1 है, 1 से स्टार्ट होने वाले लिखो भाई, 1 1 है, 1 से स्टार्ट होने वाला कौन सा है, 1 2 है और 1 3 है। 1 1 आ रहा है और 1 2 आ रहा है, तो 1 2 आना चाहिए, वो ऑलरेडी आ रहा है। 1 1 आ रहा है, 1 3 आ रहा है, तो 1 3 आना चाहिए, वो ऑलरेडी आ रहा है। ठीक है, अब 4 4 है, 4 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है। 1 3 है, 3 से स्टार्ट होने वाला लिखते हैं, 1 3 है, 3 से स्टार्ट होने वाला 3 3 और 3 2। 1 3 आ रहा है, 3 3 आ रहा है, तो 1 3 आना चाहिए, तो 1 3 ऑलरेडी आ रहा है। 1 3 आ रहा है, 3 2 आ रहा है, तो 1 2 आना चाहिए, तो 1 2 आ रहा है, हाँ 1 2 आ रहा है, 1 2 बिलोंग करता है भाई, दिख रहा है यहां पर। तो ठीक है, तो बात यहां पर खत्म हो गई आपकी। सारे के सारे जो हैं 3 3 और 3 2 को भी चेक कर लो, 1 3 और 3 2 को भी चेक कर लो, जिसको भी चेक करना कर लो, सारे के सारे जो हैं वो सब प्रेजेंट है यहां पर। मतलब कि अगर a b आ रहा है और b c आ रहा है, तो a c भी आ रहा है, तो आप बोलोगे इट इज ट्रांजिटिव। तो यहां पर लिखोगे एज a b बिलोंग्स टू r एंड b c बिलोंग्स टू r। ये इंप्लाई करता है कि a c भी बिलोंग करता है r को, therefore it is transitive। तो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है। बात क्लियर है? चलो अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, तो यहां पर बोल रहा है लेट आर बी द रिलेशन इन सेट एन गिवन बाय सेट एन, मतलब कि नेचुरल नंबर्स पर है ये बात ध्यान रखना। ठीक है, आर रिलेशन है सेट एन पर गिवन बाय आर इज इक्वल्स टू a, b सच दैट a इज इक्वल्स टू b - 2 और b ग्रेटर देन 6 है।
अब जो भी हमारा यहां पर a, b बन रहा है, ये ऐसा है कि a जो है वो b माइनस 2 के इक्वल है और b जो है वो ग्रेटर देन 6 रहेगा। ये जो नंबर सेकंड वाला आ रहा है ये ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। ऑप्शंस में कोई भी अगर लेस देन 6 है तो उसको कैंसिल कर दो, हटा। फर्स्ट वाला ऐसे ही चला गया। वही ऑप्शन ऐसे देखा करो, जो कैंसिल आउट हो रहे हैं वो कैंसिल आउट करते जाओ, ठीक है। अब a, b कैसा है, b माइनस 2। a जो है वो b से 2 कम होगा भाई, a जो है वो b से 2 लेस होगा। तो कौन सा ऑप्शन है, देखो 3 और 8, b तो अपना 6 से बड़ा है, लेकिन 8 माइनस 2 करोगे तो आपके पास आएगा 6 और यहां पर 3 आ रहा है, तो ये ऑप्शन गया। ये तो अभी देख लिया आपने, 8 माइनस 2 करोगे तो 6 आएगा, ये आंसर तो सही है, ठीक है। ये वाला देखो 8,7, भाई ये a जो है ग्रेटर देन b हो गया, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। a जो है वो b से 2 कम है, b में जब 2 माइनस करोगे तब a आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है, बाकी सारे आपके गलत हैं। क्लियर है? तो ये ऑर्डर्ड पेयर आपका बन चुका है यहां पर, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। और ये एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन था और जो सबसे इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस तरीके से हमने खत्म कर लिया है पूरी एक्सरसाइज, चैप्टर नहीं अभी 1.1 एक्सरसाइज। रिलेशंस वाले जो काम है वो पूरे खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगा आपसे, जहां पर मैं फंक्शंस को समझाऊंगा। हम साथ में समझेंगे फंक्शंस क्या होते हैं और फंक्शन से रिलेटेड सारे अच्छे टर्म्स सीखेंगे, कौन कौन से टाइप्स ऑफ फंक्शंस होते हैं वो सीखेंगे। देन उनसे कुछ रिलेटेड एग्जांपल्स करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे और फिर ऐसे ही चैप्टर को हम खत्म करेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू आपका बने रहने के लिए हमारे साथ। थैंक यू वाला भी एनिमेशन देख लो भाई, ठीक है। शुरुआत से लेकर लास्ट तक ये वीडियो पर जुड़े हुए हैं। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दीजिए, इसको सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर कीजिए यार अपने सारे फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव के साथ। बहुत ही इंफॉर्मेटिव और अच्छे वीडियोस हम आपके लिए मेहनत करके बना रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपकी तरफ से हमारा क्या प्रोत्साहन ही तो है, ठीक है। इतना आप हमारे लिए कर दीजिए बस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, जहां पर मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा और भी बड़े धमाकेदार क्वेश्चंस। तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्टडिंग एंड टेक केयर।